एक्चुअल में साइबर क्राइम क्या होता है। फ्रॉड करने के लिए मोबाइल यूज किया हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आपके साथ कोई क्राइम किया गया है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। डिजिटल अरेस्ट आज सबसे ज्यादा चल रहा है। उसमें आपको सबसे पहले फोन कॉल आएगी कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया है और मैं पुलिस अधिकारी को दे रहा हूँ, वो आपसे बात करेंगे। और ये सब कुछ चल रहा वीडियो कॉल के जरिए। अगर शुरुआती दौर पे देखें तो कॉल करके किसी भी बहाने से ओटीपी मांगते थे। दूसरा आया मैसेजेस भेजते थे जिसके ऊपर लिंक्स होते थे और उन लिंक्स में वायरसेस या मॉलवेयर होता था। तीसरा आया वॉइस कॉल के जरिए। सर, आपके करियर में अभी तक आपने सबसे अनएक्सपेक्टेड कौन सा साइबर क्राइम देखा? ऐसे बहुत सारे केस हमारे करियर में हुए जिसमें अक्सर जो सोर्स निकलता था जामताड़ा के आसपास निकले, झारखंड में, कुछ मेवात रीजन में जो नूह पुनाना हरियाणा के क्षेत्र में, इसमें जहां जंगल में बैठकर लोग कॉल करते थे और दिन भर केवल साइबर क्राइम का ही काम करते थे। क्या इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए जब किसी के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाता है? तो जैसे ही आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी आपको आप देखना चाहिए कि बैंक का जो एक मैसेज आता है उसपे ये भी लिखा होता है कि आपने यदि ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इस नंबर पर कॉल करें। तो आपको तुरंत उस नंबर पर कॉल कर फौरन उनको सूचित करना चाहिए जिससे कि तत्काल उसका पेमेंट रोक दिया जाए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए कि तत्काल इसकी सूचना 1930 इस पर आपको कॉल करना चाहिए। एयरपोर्ट वाईफाई कनेक्ट करना क्या सेफ है? ये एक नियम बना लें कि किसी भी पब्लिक वाईफाई से आप जाकर कनेक्ट नहीं होंगे। यदि आपका ऐसा फोन है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके करियर का सबसे ग्रूसम मर्डर केस कौन सा रहा है? मैं एसएसपी मुरादाबाद के पद पर काम कर रहा था। पड़ोस का एक अमरोहा जिला है, वहाँ 5 व्यक्ति एक ही परिवार के मार दिए गए थे। घटना पर जब हम अंदर गए तो अलग अलग कमरों में कई लाशें खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी हुई। उनको देखने के बाद एक तो ये क्लियर हो गया था जो कातिल है वो। जब कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो रहा होता है, मीडिया की उस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या उस केस को अफेक्ट करती है? मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी में, लेकिन अभी वेरी रिसेंटली इंडिया के बहुत ही मशहूर और बड़े इन्फ्लुएंसर अंकुश भगूना डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए। तो इससे ये साबित होता है कि चाहे आप आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो, अल्ट्रा एजुकेटेड प्रोफेशनल हो या फिर अनएजुकेटेड हो, हम सब डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं। तो I am back with a very very special and the need of the hour conversation, a cyber crime special episode with ex IPS and additional director general प्रेम प्रकाश जी। इस एपिसोड में हमने बात की है हैकिंग की। मार्केट में किस किस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं, ओटीपी, लिंक्स, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वाईफाई, क्यूआर कोड से रिलेटेड। और हमने ये जाना है क्या सच में इनसे बचा जा सकता है। और अगर आप भी हैक्ड और हेल्पलेस ऑलरेडी फील कर रहे हैं तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है। मैं अनुरोध करूंगी कि ये कॉन्वर्सेशन सब एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन नीश स्पेसिफिक नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन बनी है आज के लिए। अगर आपके हाथ में फ़ोन और इंटरनेट का एक्सेस है तो समझिए कि आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी खतरे में है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट एपिसोड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी रिंगटोन से पहले एक वार्निंग बेल भी लगा रखी है। तो ये एपिसोड सबको कंज्यूम करना चाहिए। प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि आप होने वाले क्राइम से उन्हें बचा सकें और अगर उनके साथ ये क्राइम हो गया है तो उससे बाहर कैसे निकले ये भी बता सकें। नाउ आई विल लेट यू सोक इन द एंटायर एपिसोड। प्लीज़ put your earplugs together for an extremely insightful episode. प्रेम प्रकाश सर, आपका होकस फोकस में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि मेरी इंटेंशन क्या है इस पॉडकास्ट के पीछे। जी 2024 के पहले 4 महीने में ही 74,000 केसेस वर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसमें से 85% केसेस करीब फाइनेंशियल फ्रॉड के थे। मतलब 2024 के पहले 9 महीने में स्टैट्स ये कहता है कि इंडिया ने 11,333 करोड़ रुपए गंवाए हैं।
इसका मतलब ये तो हम बात जानते ही हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, हर तबके के लोग, हर इंडिया के हर कोने कोने में इंटरनेट पहुंच रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी इंटेंशन इस पॉडकास्ट के द्वारा ये रहेगी कि हम सरल स्पष्ट भाषा में लोगों को अवेयर कर सकें, प्रिवेंट कर सकें कि वो ऐसे साइबर क्राइम्स के चपेटे में ना आए, और अगर आ गए हैं तो इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम उन्हें ये प्रोवाइड कर सकें विद करेक्ट वैल्यू एंड करेक्ट नॉलेज। तो ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा आपने जो टॉपिक आज लिया है। क्योंकि आजकल हमारे फ़ोन्स मिलाते ही कॉल एक जनरेट होती है और हमें सतर्क किया जाता है कि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें या फिर सावधान रहें। इतना बढ़ गया है कि अब गवर्नमेंट को शायद वो एक रेगुलेशन बनानी पड़ी और सबके कॉल से पहले वो एक रिकॉर्डिंग चलती है। तो जब इतना बढ़ रहा है और हम, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसे रोज़ डेली बेसिस पर साइबर क्राइम्स के कॉल्स रिसीव नहीं होते, हम सबको होते हैं। बहुत अच्छे। तो ये इंटेंशन ज़रूर है कि हम कैसे बचें। तो सर आप इस फील्ड के महारथी हैं, आप इतना सब कुछ डील कर चुके हैं इस केस, इस स्पेसिफिकली इस टॉपिक से रिलेटेड, और कितना सब कुछ। तो किस किस प्रकार के साइबर क्राइम एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी मार्केट में? अभी साइबर क्राइम में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए। जी। आप न्यूज़पेपर्स में देखिए, फुल पेज का एडवर्टीजमेंट शायद ही आपने पहले कभी देखे हों, लेकिन आज हिंदी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, सभी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सभी को ये आगाह कर रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, इनसे कैसे बचें। उसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी उसमें दिए जाते हैं और साथ ही लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ये बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स न केवल भारत में बैठकर, रिमोट एरियाज़ में बैठकर, बल्कि विदेशों में बैठकर अब भारत में साइबर क्राइम करा रहे हैं। तो ये डायमेंशन बहुत बढ़ गया, जैसा कि आपने फिगर्स बताई हैं, ये अलार्मिंग है। Yes. और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग इलिटरेट हैं वही फंस रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुए या पदों पर जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी तक ठगे जा रहे हैं। Seriously? तो ये इतनी बड़ी संख्या में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, केवल एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए इनको रोका जा सकता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक इतना अच्छा टॉपिक ये अपने पॉडकास्ट पर लिया है, और इससे निश्चित रूप से आप देखेगा कि आपने कुछ लोगों को अगर ठगने से बचा लिया, ये बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी देश के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। मतलब आई थिंक एक्शन मैटर करता है, बट एक्शन किस इंटेंट से किया जा रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बैक टू टॉपिक, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो पहले तो सरल भाषा में आप बता दो कि एक्चुअल में साइबर क्राइम क्या होता है। देखिए, साइबर क्राइम में अगर कोई भी फ्रॉड करने के लिए अगर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है, अब उसमें कंप्यूटर में जो आपका मोबाइल है ये भी एक कंप्यूटर है जी। तो ये मोबाइल यूज़ किया हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आपके साथ कोई क्राइम किया गया है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बना, आईटी एक्ट जिसे आप जानते हैं, तो इसमें सभी चीज़ों की इनकी परिभाषाएं दी गई हैं और इसमें ऑफेंस कैसे मेड आउट होगा वो बताया गया, साथ ही सजाओं का भी प्रावधान है। तो जो भी इस परिधि में आते हैं तो साइबर क्राइम के इसमें कॉलम में आ जाएंगे। बिल्कुल। और डिजिटल अरेस्ट आज सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसमें हम्म। डिजिटल अरेस्ट है क्या कि सरकारी अथॉरिटीज़ के लोग बनकर, अच्छा। हाँ, कोई वो पूरा गैंग काम करता है जिसमें एक कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, कोई बैंक का अधिकारी बनेगा, कोई मोबाइल कंपनीज का वो बनेगा, और उसमें आपको सबसे पहले फ़ोन कॉल आएगी कि आपका ये फ़ोन नंबर प्रयोग किया गया है किसी ऑफेंस के लिए। अच्छा। और इसका नाम अभी जैसे गोयल का एक फ्रॉड हुआ था, जेट एयरवेज के बारे में आपने सुना होगा जी। तो उसमें नाम में आपका आ गया है, या वो कुछ और बताएंगे कि आपका जो नाम है उसमें एक पार्सल वहाँ पर आपका मिला है और उसमें कंट्राबैंड आइटम है, उसमें नारकोटिक्स है या कुछ और आइटम है। और अब मैं ये कॉल दे रहा हूँ कि कस्टम अधिकारी बन के किसी ने फ़ोन किया,
उसके बाद वो कॉल को ट्रांसफ़र कर देगा कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है या दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मैं पुलिस अधिकारी को दे रहा हूँ, वो आपसे बात करेंगे। और ये सब कुछ चल रहा वीडियो कॉल के जरिए। अरे तो उसमें एक पुलिस अधिकारी सामने आएगा, जो ऐसे थाने जैसा सीन वहाँ पर, जैसे आप स्टूडियो में हैं इस तरह वहाँ एक थाने का सीन क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद पुलिस अधिकारी बोल रहा होगा कि आपने ये क्राइम किया है, और वो कई बार वो अधिकारी स्वयं भी नहीं बोल रहा होगा, एक वीडियो चल रहा होगा अरे जो जिसमें असली पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन उसका लिप्स मूवमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उसकी आवाज़ नहीं है, कोई और बोल रहा है, लेकिन ये बहुत बारीकी से देखने पर ही पता चलेगा। अब आप देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए किसी की भी आवाज़ कॉपी की जा सकती है, Yes. किसी का भी वीडियो कॉपी किया जा सकता है, यस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको अपने परिवारजनों की आप आवाज़ सुनेंगे या आपके आसपास रहने वाले हैं जिनको आप रोज़ाना सुनते हैं, हो सकता है आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएं। जी क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़, अगर साइबर क्रिमिनल ने कोई चोरी करके आपको कोई वीडियो या ऑडियो भेज दिया है तो आप भी चकरा जाएंगे। तो इतना ज़्यादा वो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ इस काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हराया जा सकता है। ये आपने अलग लेवल की ही डिजिटल अरेस्ट की बात की है कि इस लेवल तक का साइबर क्राइम हो रहा है, क्योंकि अगर शुरुआती दौर पे देखें तो देखा जाता था कि ओटीपी नहीं शेयर करना है, कॉल करके किसी भी बहाने से ओटीपी मांगते थे। फिर दूसरा आया, मैसेजेस भेजते थे जिसके ऊपर लिंक्स होते थे और उन लिंक्स में वायरसेस या मॉलवेयर होता था और उससे आपका सारा फ़ोन हैक हो सकता है। फिर तीसरा आया वॉइस कॉल के ज़रिए। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास एक कॉल आया और बड़े ही फेमिलियर टोन में, जैसे मेरे को बहुत अच्छे से जानते हों। अरे आंचल बेटा कैसे हो? मैंने बोला जी नमस्कार अंकल। अरे कैसे हैं, सब बढ़िया हैं? पापा आ गए हैं देश में। मैंने बोला इसको कैसे, मतलब पता ही होता है सबको कि पापा विदेश जाते रहते हैं और गए हुए हैं, पापा आ गए हैं? मैंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं आए, बताइए क्या काम था? जी मैंने पहचाना नहीं आपको। तो अरे पापा का दोस्त मनोज बोल रहा हूँ बेटा मैं, पापा ने बोला था तुम्हें 15,000 रुपये पेमेंट देनी है, तो तुम ऐसा करो कि मेरे को अपना बारकोड दे दो, 1 रुपया मैं सेंड करता हूँ, और फिर उसके बाद नहीं मैं तुम्हें बारकोड देता हूँ, तुम 1 रुपया सेंड करो और उसके बाद मैं तुम्हें 15,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अंकल आपका नाम क्या है, आपकी पापा से बात हुई है? तो ठीक है हुई है, तो मैं ऐसा करती हूँ उन्हें कॉन्फ्रेंस पे डाल देती हूँ, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना तो मैं आपको नहीं दे सकती, समझ रहे हैं ना हैकर अंकल, ऐसे करके बोला मैंने उन्हें और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो वो मुझे समझ आ गई थी बीच कॉल में ही, जब उन्होंने बोला अरे 15,000 रुपये भेजे। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होता है कि पापा कहीं से पेमेंट लें और मुझे ना बताएं, बट जिस कन्विक्शन के साथ वो कॉल की गई थी, मेरे जैसा बंदा भी जो रोज़ ऐसी चीज़ें डील करता है वो पकड़ा जा सकता है। तो ये कॉल्स आ गई। फिर अब आप बता रहे हैं कि एआई का यूज़ करके आवाज़ बदल रहे हैं। वन ऑफ द केसेस हमारे एडिटर ही बता रहे थे, उनके किसी को कॉल आया और कॉल किया गया कि आपका बेटा रो रहा है। पहले बेटे की आवाज़ सुनाई कि पापा मुझे पकड़ लिया गया है, मुझे बचा लो, और वही पुलिस वाला बन के कि इसने ये क्राइम किया है, हम इसको पकड़ रहे हैं। और जिसको घर पे कॉल किया और सारा केस बताया कि तुम्हारा बेटा पकड़ा गया है और बेटे की रोते हुए आवाज़ भी सुनाई, वो बेटा वर्क फ्रॉम होम पे था उस दिन। तो अब पता चल गया कि ये तो फ्रॉड है। मगर कोई भी अगर किसी की माँ को फ़ोन करे तो माएँ तो बड़ी इनोसेंट सी होती हैं, बहुत जल्दी चपेटे में आ जाती हैं। तो ये अलग अलग किस्म के अलग अलग वैरायटी में लोग बैठे हुए हैं। बट सर सवाल मेरा ये बनता है कि जैसे एक साइबर क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, सिम कार्ड की ज़रूरत होती है, और ये सब के लिए KYC इम्पॉर्टेंट होती है, आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये बिना आइडेंटिफिकेशन के रैकेट चलाया जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम इसको रूट कॉज से नहीं हटा सकते? क्योंकि जो लोग बैंक अकाउंट दे रहे हैं अपना, तो कोई ना कोई तो उस स्तर पे इन्वॉल्व्ड है। देखिए, देश में आप जो परिस्थिति देखेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट भी हैं, गरीब हैं, पैसे की आवश्यकता है और डे टू डे बेसिस पर जीते हैं जी। अब उनको ये नहीं बनकर कि वो साइबर क्रिमिनल हैं, ये कहकर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन उनका कोई हितैषी बनकर कि मैं आपको एक काम नया करवाता हूँ
में आपको बैंक से आपको सब्सिडी मिलेगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आइए मैं आपका अकाउंट खुलवाता हूँ। अब उसका वो अकाउंट खुलवा देते हैं। पैसे भी हो सकता है वे स्वयं ही उसमें दे दें, इनिशियल डिपॉजिट जो है। उसके बाद पूरा कंट्रोल, फ़ोन नंबर भी ऐसा देंगे वो जो स्वयं उन्होंने एक्टिवेट करा रखा होगा, उनके नाम से उनका फ़ोन नंबर लेंगे, उनका आधार कार्ड यूज़ करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। अच्छा, और जो जिसके साथ जिसका डॉक्यूमेंट यूज़ करें उसको पता ही नहीं। उसको बस इतना पता है कि उसको तो कोई सरकारी सहायता मिलेगी, उनको तो इतना पता है कि सरकारी सहायता मिलेगी, वो उस बैंक अकाउंट में आएगी और ये मेरे हितैषी हैं। वो नहीं जानते कि वो किस गैंग से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के हजारों अकाउंट्स यहाँ पर भारत में बनवाए गए हैं। और उन अकाउंट्स में, क्योंकि पुलिस एजेंसीज के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब किसी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसके मोबाइल के जरिए या उसके अकाउंट नंबर के जरिए जब वहाँ तक पहुँचा जाता है कि जिस अकाउंट में पहली बार पैसा गया, तो पता चलता वो तो एक बहुत ही किसी गरीब आदमी का है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो क्रिमिनल नहीं है। अब उसमें ऐसे व्यक्ति को पकड़ना तो वो भी नाइंसाफ़ी हो जाती है जी। तो जो असली क्रिमिनल है वो बहुत दूर जा चुका होता है तब तक। तो इसमें ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन के, जिनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। जैसे KYC, आपने देखा होगा कि कई सारे जो पेमेंट के बैंक्स हैं, उनको केवल इस वजह से वहाँ से डीलिस्ट किया गया कि वो KYC का जो सही प्रोसीजर है उसको नहीं अपना रहे थे। अच्छा। तो KYC का वो बिल्कुल कई आपने बिना KYC के ही अकाउंट्स को जारी रखे हुए थे। फिर फ़ोन नंबर, आप जो है प्री एक्टिवेटेड सिम, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर हम देखते थे झारखंड, जामताड़ा, वेस्ट बंगाल, वहाँ से प्री एक्टिवेटेड सिम लेकर चले आ रहे हैं और उन जो सिम कार्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं इसको ऑपरेट करने में। तो जब उनको देखा जाता, तलाशा जाता किसी क्राइम में, तो उसके बाद वो नहीं मिलते, उनका कोई वेयर अबाउट ही नहीं पता चलता कि किसके नाम से वो लिए गए थे। तो इसमें सख्ती करने की आवश्यकता है कि कहीं भी जब कोई सिम इशू किया जाता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन अब काफ़ी लोगों को इससे भी परेशानी होने लगती है कि जब ज़्यादा सख्ती होने लगती है तो फिर बहुत सारे जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं उनको परेशानी होती है। तो एक बैलेंस ये बिठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से भी अब ये मामला जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा स्कूलों में लगातार बहुत सारी कॉल आई, हॉक्स कॉल आई कि बम रखा हुआ है, या कई एयरलाइंस कंपनीज को इस तरह की जो है कॉल्स आई कि आपके जो है इस फ्लाइट में बम है। कितना बड़ा उसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, कितने लोगों को उससे परेशानी होती है। तो ये सब संभव हो पाया है कि ये जो फर्जी सिम कार्ड लेकर इस तरीके से जो करते हैं यूज़, तो इनको फिर बाद में पकड़ पाना भी जो है ये पुलिस के लिए काफ़ी एक बड़ा चैलेंज रहता है। सर, आपके करियर में अभी तक आपने सबसे खतरनाक या सबसे अनएक्सपेक्टेड कौन सा साइबर क्राइम देखा है? अभी जब मैं रिटायर होकर और यहाँ गाज़ियाबाद आ गया, तो एक दिन एक पुराने साथी थे पत्रकार, उनका फ़ोन आया कि सर आपकी एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें वर्दी में आपके द्वारा किसी से पैसा मांगा गया है। तो मैंने बताया कि मैं तो रिटायर हो चुका, वर्दी नहीं पहन सकता। तो ये किसका? उसने कहा कि साहब आपका कोई पुराना वीडियो है। तो मैंने फिर अपना अकाउंट देखा और उसमें एक यूट्यूब पर एक वीडियो था जिसमें हम साइबर अवेयरनेस का एक कैंपेन चला रहे थे। उसमें बोल रहे थे, उसकी आवाज़ म्यूट करने के बाद उस वीडियो का इस्तेमाल कर लिया और किसी एक ऐसी महिला को जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसको एक फ़ोन भेज दिया कि आपका बेटा इसमें इस तरह के क्राइम में लिप्त है और यहाँ थाने आइए, इतना पैसा लगेगा। और इस तरह से करके उनके साथ में फ्रॉड किया गया और उन्होंने पहले तो बताया नहीं, 2 बार उनको पेमेंट कर दिया और पैसा देने के बाद भी जब उसके बाद फिर से डिमांड वही गई, तब वो अलर्ट हुए, उन्होंने इधर उधर शिकायत की और ये केस सामने आया। फिर उन्होंने FIR लिखाई गाज़ियाबाद में और इस तरह ये बाद में वो क्रिमिनल्स संभवतः पकड़े गए या अभी उसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो का उसमें दुरुपयोग किया गया,
और ये सब चीज़ें इसमें है, पब्लिक डोमेन में है। कोई भी किसी का भी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए या किसी भी तरीके से उसको हासिल कर लेता है, और उसके बाद में आपने देखा होगा उसमें जो यूट्यूब है उसमें कट भी कर सकते हैं आप काफ़ी सारे इस तरह के जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं पहले से, जो वीडियोस हैं उसको क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं। जी। तो ये शॉर्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा इस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है, तो बड़ा ताज्जुब हुआ। हालांकि जब हम सर्विस में थे तो एक डर हमेशा रहता था लोगों को कि वो जल्दी से उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी भी केस पर पुलिस लग जाएगी तो फिर वो उसकी बाल की खाल निकाल लेगी, फिर वो अंत तक पहुंच जाती है। उनको ज़रूरी है कि वो जेल पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस हमारे करियर में हुए जिसमें अक्सर जो सोर्स निकलता था जामताड़ा के आसपास निकले, झारखंड में, कुछ मेवात रीजन में जो नूह पुनाना हरियाणा के क्षेत्र हैं इसमें, कुछ राजस्थान का जो भरतपुर का क्षेत्र है वहाँ से कुछ इस प्रकार के सोर्सेस थे जहाँ जंगल में बैठकर लोग कॉल करते थे और दिन भर केवल साइबर क्राइम का ही काम करते थे। अब वहाँ पुलिस जाने में भी क्योंकि रिमोट एरियाज़ हैं, उनको ट्रेस करना, लोकेट करना, फिर उनको अरेस्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम प्रयागराज से कई बार ऐसे क्षेत्रों में गई और बड़ी संख्या में काफ़ी लोगों की, उसके साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की गई। साथ ही जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्कीम शुरू की गई थी, जो प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया। साथ ही साइबर थाना पहले रेंज में बनाए गए थे, अब प्रत्येक जनपद में ये साइबर क्राइम के थाने बनाए गए हैं। अच्छा। तो यदि वहाँ पर कंप्लेंट पहुँच जाती है तो उसके बाद काफ़ी सारा पैसा जिसको वो फ्रीज करा सकते हैं तो फ्रीज करा दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे साइबर क्राइम का पैसा है वो एक साथ किसी के फाइनल अकाउंट में नहीं जाता, वो काफ़ी सारे अकाउंट उसमें लेयरिंग की जाती है, और पहला गया उसके बाद कहीं और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर तीसरा, और उसके बाद कहीं हो सकता है वो विदेश भी पहुंच जाए और पैसा वहाँ से फिर विड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, प्रिवेंशन तो शायद अवेयरनेस ही है, जितनी जागरूकता होगी उतने लोग इनके चपेटे में नहीं पड़ेंगे, मगर क्या इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए जब किसी के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको रोकने का सोचना चाहिए कि कैसे रोका जाए। रोकने का तरीका यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में शेयर ना करे, कम से कम करे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आपको लालच देता है कोई अकाउंट खोलने का, इनको म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं, इस तरह के म्यूल अकाउंट्स अगर खुलवाता है, उसकी सूचना अपने आसपास जो पुलिस अधिकारी हैं उनको जरूर दे दें। ठीक है। दूसरा, आपके अगर आसपास कोई ऐसा प्री एक्टिवेटेड सिम कोई जारी करता है, या आपके रिकॉर्ड्स जैसे कई बार क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम से आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड मांगता है, तो कृपया उस पर मास्क करने के बाद नंबर को, उसके बाद ही उस कॉपी को दें और उस पर लिख भी दें कि फॉर ओपनिंग अकाउंट्स ओनली, या उसका जो पर्पज़ है उस पर लिख दिया जाए, उसके बाद साइन किया जाए, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट आपका कहीं और इस्तेमाल ना हो उसका। मास्क कैसे करते हैं हम, अगर जनता के लिए आप क्लैरिफाई कर सके तो? अब नंबर जो पूरा आधार कार्ड का जो आपका नंबर है या पैन नंबर है वो देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ नंबर्स को आप उसमें मास्क किया कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये सुविधा उसमें दे दी गई है। समझ तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इससे बचत हो सकती है कि आपके नाम से कोई फर्जी अकाउंट आपके डॉक्यूमेंट को प्रयोग कर नहीं करेगा। क्योंकि अभी ऐसे क्रेडिट कार्ड बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं कि जिसमें क्रेडिट कार्ड आपने जारी कराया नहीं, लेकिन आपके नाम से क्रेडिट कार्ड जारी हो गया, उस पर लोन भी हो गया, उस पर सामान की परचेजिंग भी हो गई, और बिल जब आपके नाम से आता है तब आपको पता चलता है कि ये किसी ने क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर दिया है। तो एक तो ये, इनसे आप इस प्रकार से बचेंगे। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई अरेस्ट नहीं होती, ऐसी कानून की किसी किताब में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। तो आप ये मान लें कि कोई भी पुलिस का अधिकारी, कस्टम का अधिकारी या टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा, या आपने अगर कोई अपराध किया भी है तो भी कोई वीडियो कॉल करके आपको ये नहीं बताएगा कि आपके पार्सल में एक कंट्राबैंड आइटम मिली है, या आपसे वीडियो कॉल पर रिश्वतखोरी की बात डिस्कस करेगा, ये असंभव है।
चाहे वो असली ही पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए आप ये इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि यदि आपके पास ऐसा कॉल आता तो आप ये मान लें कि ये साइबर क्रिमिनल के द्वारा कॉल किया जा रहा है। ऐसा कोई कॉल नहीं होता, पुलिस अधिकारी या कोई इस तरह के संबंधित अधिकारी किसी को कॉल नहीं करते। समझ गए। तो इससे आप बचत कर सकते हैं। अब आते हैं कि यदि आपके साथ उसके सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोई नया मॉडस ऑपरेंडी निकाल लिया, नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं क्रिमिनल, और आप उस झांसे में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आपका जो अकाउंट है उसका दुरुपयोग हो गया या आपका पैसा निकाल लिया गया है और आपका नुकसान हो गया है। जैसे ही आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होता है और आपको जितना जल्दी रियलाइजेशन होता है कि ये कहीं गलत पैसा चला गया है, तभी आप देखना चाहिए कि बैंक का जो एक मैसेज आता है कि इतना पैसा आपका इस तरह से डिडक्ट हुआ है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैसा कैसे कट गया जब आपने कहीं खर्चा नहीं किया है। उसमें यह भी लिखा होता है कि आपने यदि ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इस नंबर पर कॉल करें। तो आपको तुरंत उस नंबर पर कॉल कर या अपना जहां भी आपका अकाउंट है वहां के मैनेजर से बात कर या कस्टमर जो भी रिलेशन मैनेजर होते हैं उनसे बात कर आपको फौरन उनको सूचित करना चाहिए, जिससे कि तत्काल उसका पेमेंट रोक दिया जाए या वो जिस अकाउंट में गया वहां तुरंत फ्रीज करा दिया जाए। तो ये पहला स्टेप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस स्टेप को मिस कर देते हैं लोग। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए कि तत्काल इसकी सूचना 1930 एक यूनिवर्सल नंबर है 1930 जी, इस पर आपको कॉल करना चाहिए। जो साइबर क्राइम के जितने भी मामले हैं इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक पोर्टल डेवलप किया हुआ है और इस पोर्टल पर सभी जो साइबर क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो 1930 पर आपको कॉल करके ये पूरी सूचना देनी चाहिए। साथ ही जो अकाउंट्स प्रयोग किए गए हैं, किस अकाउंट से पैसा गया है, किस अकाउंट में पैसा गया है, कब ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन से मोबाइल नंबर यूज़ किए हैं, इस पूरे डाटा के साथ आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उसके साथ ही फिर ये www.cybercrime.gov.in इस पर जाकर आपको फॉर्म एक मिलेगा, उसको फिलअप करना होगा। ये पूरी जानकारी आप उसमें देंगे तो आपका पैसा तत्काल उसमें फ्रीज कर दिया जाएगा और जो संबंधित थाना है जहाँ पर ये फ्रॉड हुआ है वहाँ भी सूचना जाएगी, आपका क्राइम उस पर ये रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको आपकी FIR हो जाएगी EFIR के रूप में। उसके बाद उस पर IO जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो आपसे संपर्क करेंगे। तो जो पैसा आपका कहीं गया है उसको फ्रीज करा दिया जाता है उसी स्टेज पर और उन अकाउंट्स पर रोक लगा दी जाती है। तो ये अगर आपने तत्काल 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई कर दी तो निश्चित रूप से आपका पैसा रुक भी जाएगा और वापस आने की भी संभावना है। ऐसा करोड़ों रुपए हम लोगों ने वापस कराए अपने जोन में जब मैं इलाहाबाद में था। अच्छा। हाँ, तो ये पुलिस की तरफ से ये सबसे बड़ी सेवा हो सकती है आम आदमी के लिए। और एक जो पुलिस इमेज अपनी बनाने के लिए काफ़ी सारे और प्रयास करती है, ये एक सबसे बड़ा प्रयास हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध साइबर क्राइम के रूप में दर्ज हो रहे हैं, अरबों रुपए इसमें जा रहा है। और पुलिस यदि इसका तत्काल संज्ञान लें, तुरंत ये कार्रवाई कर दें कि जहाँ भी पैसा है उसको फ्रीज करा दिया जाए और जो पीड़ित है उसका पैसा वापस दिला दिया जाए, तो इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। जो आपने अपनी सारी बात कही, इसमें जो इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन है वो क्विकनेस है, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस के साथ आपकी बात पे डील किया जाता है, आपकी रिपोर्ट पे काम किया जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे स्पेक्ट्रम में शायद बात होगी। जो सफरर है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसका फर्ज बनता है कि सबसे पहले जैसे ही मैसेज आते हैं तो और बैंक के अकाउंट के लिए जो आपका मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल को एक तो आपको सोशल मीडिया पर अपना नंबर वो प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। कभी भी फेसबुक, यूट्यूब या अन्य जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये नंबर ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपसे जुड़ा हुआ नंबर है। इसी प्रकार से आपका आधार या पैन कार्ड का नंबर है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या अकाउंट्स की डिटेल है, बैंक के अकाउंट नंबर हैं, वो लोगों की जानकारी में कम से कम हो तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। उसके बाद भी जो मैंने बताया कि यदि फिर भी कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो पहला स्टेप होना चाहिए कि आप तत्काल उस नंबर पर जहाँ से मैसेज आया है उनको कॉल कर बताएं। ये क्विकेस्ट पॉसिबल जो तरीका है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि 1930 पर ये साइबर क्राइम आप रिपोर्ट कीजिए, साइबर क्राइम पोर्टल है। और तीसरा, आपका नज़दीकी थाने पर यदि वहाँ पर साइबर हेल्प डेस्क है या वहाँ का साइबर थाना है या अन्य थाना है,
वहाँ जाकर आपको तत्काल अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। और पुलिस अधिकारियों का भी ये कर्तव्य है कि ऐसे मामलों में कॉग्निजेंस लें, तुरंत उसमें कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें भी बहुत हीला हवाली होती है। काफ़ी लोग मेरे पास अभी भी आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कैसे करें। तो ये काम जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं या जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों को आप सचेत करेंगे, तो इससे एक लिटरेसी का जो कार्यक्रम है, डिजिटल लिटरेसी और साइबर क्राइम्स के प्रति लोगों को आप सतर्क कर देंगे, तो फिर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। ये बात मुझे आपसे पूछनी है कि मैंने ये ऐसे केसेस सुने हैं कि बार कोड के थ्रू भी ठगा जा सकता है जी, कि अगर आपने, तभी वो कहते हैं कि आप इस बार कोड पे 1 रुपया भेज दीजिए, फिर हम आपको पैसे भेज देंगे, और जिसके छलावे में लोग आ जाते हैं और 1 रुपया भेज देते हैं और फिर उनके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है उनके पास। तो यहाँ पे तो आपको वाया कॉल करके बोला जा रहा है कि आप ये बार कोड पे स्कैन कीजिए, हमें 1 रुपया भेज दीजिए, मगर अगर हम नॉर्मल कोई डे टू डे लाइफ में अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ओला कैब्स पे या ग्रॉसरी खरीदते वक्त, तो अगर वहाँ पे भी बार कोड गलत लगा हो तो वहाँ पर भी हमें ठगा जा सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। मिलती जुलती वेबसाइट्स, जी जैसे बैंक की वेबसाइट ऐसी, एक बिल्कुल ऐसी लगेगी कि आपको असली वेबसाइट है, लेकिन उसमें डॉट या किसी एक लेटर का उसमें हेर फेर कर दिया जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसमें पता चला स्टेट बैंक में स्टेट में केवल ई हटा दिया, हाँ, या कोई बीच में कोई डॉट लगा दिया, और बिल्कुल बाकी सभी चीज़ें उसी तरह की वेबसाइट बना दी, तो आपको लगेगा कि ये असली वेबसाइट है। और आजकल इस तरह के एल्गोरिथम भी हैं गूगल में कि उस वेबसाइट को ऊपर भी लाया जा सकता है। अगर आप जैसे स्टेट बैंक वगैरह देखते हैं तो पता चला कि वो वेबसाइट आ रही है आपके सामने, आपको लगेगा ये असली वेबसाइट है, आप उस पर कोई काम करते हैं। दूसरा, और हो सकता है कि जैसे बार कोड का है या आपको स्कैन करने के लिए कोई भी पैटर्न दिया हुआ है जी उससे एक तो आपको ये मान लेना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपके अकाउंट में हमको जैसे इनकम टैक्स अधिकारी बन के फ़ोन करते हैं इस मामले में कई लोग कि आप बहुत अच्छे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, आपने अपना इनकम टैक्स पे किया है, लेकिन उसमें आपने 1,000 रुपये आपका रिफ़ंड बनता है जो हम आपके अकाउंट में भेजना चाहते हैं, कृपया अपना अकाउंट की डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा वापस भेज देते हैं। अब आप उस ट्रैप में फंस सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ इनकम टैक्स तो भरा था मैंने, और हो सकता है पैसे अगर आ रहे हैं तो किसको बुरे लगते हैं पैसे आ रहे हैं, और वो कहेंगे कि आपको ये स्कैन करके बार कोड और ये आप हमें अपना वो बताइए। तो स्कैन करने से आप ये मान लीजिए कि उसमें पैसा आता नहीं है, कभी भी पैसा जाएगा। जब आप पेमेंट करते हैं उससे पेमेंट तो किया जा सकता, लेकिन पैसा आने का कोई जरिया नहीं होता उसमें। तो इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई आपको बताता है तो उसको बताइए कि भी इससे पैसे कैसे आएंगे, पैसे आएंगे नहीं, पैसे जाएंगे आपके अकाउंट से। तो इसलिए इसमें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप इस तरह के स्कैन करके आप करने के लिए आपको दी जाती है, उस पर पेमेंट ऐसा ना करें। ऑडियंस के लिए मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये आपने बहुत बारीकी की बात बताई कि कोई भी एक लेटर हटा दिया जाएगा वेबसाइट से और हमें सेम डमी वेबसाइट दिखाई दी जाएगी। तो वाइल मेकिंग ट्रांजैक्शंस या वाइल प्रेसिंग ऑन एनी लिंक्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली उस वेबसाइट को चेक कीजिए, उसमें .com है, उसमें HTTP प्रॉपर है या नहीं, डबल स्लैश उसमें होना चाहिए। जी आजकल HTTPS भी उसमें जुड़ा होता है, तो ये समझिए कि वो सेफ है। हाँ, तो ऐसा अगर आप चेक कर लेंगे तो संभवतः आप इस धोखे से बच सकते हैं। दूसरा, बहुत से लोग लिंक भेजते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उसी तरह की वेबसाइट का जो मिलती जुलती वेबसाइट है, तो आपको जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है एक बार उसे भी चेक कर लेना चाहिए। तो जाकर उस जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। या आप देखते होंगे कि जहाँ बैंक में आपका अकाउंट है वो लगातार आजकल आपको व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप से भी आप सेवाएं ले सकते हैं। तो वहाँ जो लिंक दिया होता है, क्योंकि आप निरंतर उनके टच में, आपके अकाउंट्स के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें जो लिंक्स दिए गए हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए जो कोई अनसॉलिसिटेड है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनजान है, उसने कोई लिंक भेज दिया, अगर आपने उसको प्रेस कर दिया
तो ये आप मान लीजिए कि आप गलत वेबसाइट पर जा सकते हैं। सर एक और बात पूछनी थी कि मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी उलझ, उसमें था कि जैसे ही किसी का लैपटॉप एक वाईफाई के कनेक्शन से जुड़ता है, आप एक वाईफाई को हैक कर सकते हैं, और जैसे ही उनका लैपटॉप उस वाईफाई से जुड़ता है, उस लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है या फिर हैक हो जाती है, जो भी। तो ये भी पॉसिबल है और ये बहुत ही आम बन चुका है क्या क्या कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जो वाईफाई होते हैं उनसे आपके डिवाइसेस सेफ़ नहीं हैं, या फिर सो टू से एयरपोर्ट वाईफाई कनेक्ट करना क्या सेफ़ है? ये भी एक फ्रॉड का बहुत बड़ा तरीका चल रहा है। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए कि ये एक नियम बना लें कि किसी भी पब्लिक वाईफाई से आप जाकर कनेक्ट नहीं होंगे। यदि आपका ऐसा फ़ोन है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे किसी भी पब्लिक वाईफाई को नहीं इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, चार्जर, कई बार जो चार्जिंग की बड़ी समस्या रहती है कि लोग चार्जिंग करते हैं, चार्जर नहीं है अपना साथ में। जी। और चार्जर आपने एयरपोर्ट पर या कहीं आसपास देखे होंगे, चार्जिंग स्टेशन लगाए होते हैं, उनमें भी फ्रॉड हो सकता है। सीरियसली? अगर आपने कोई चार्जिंग के लिए उन्हें केबल प्रयोग कर लिया, तो हो सकता है कि उसके ज़रिए आपका पूरा डाटा हैक कर लिया जाए। तो इसलिए ये सभी बहुत ही डेंजरस हैं। ऐसी चीज़ें कोई भी, क्योंकि फ्री में कोई कहीं कुछ नहीं करता, उसके बदले में कहीं ना कहीं कोई आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसलिए फ्री की चीज़ें ना देखें। हाँ, फ्री के गेम डाउनलोड करना, हाँ, फ्री के ये चार्जिंग स्टेशन प्रयोग करना, फ्री के वाईफाई यूज़ करना, ये घातक हो सकते हैं। ये तो वो कहावत थी कि नो लंच इज़ फ्री, यहाँ पे हमें कहना चाहिए नो वाईफाई इज़ फ्री। जी, बिल्कुल। सर एक और चीज़ है कि ब्लूटूथ डिवाइस जब अगर हमारे ओपन रहते हैं, तो क्या वो भी हमारे लिए जी, डेंजरस हो सकते ब्लूटूथ हैं? को भी आपको स्विच ऑफ, उसमें ऑफ करके रखना चाहिए। उनमें क्या खतरा है? ब्लूटूथ से भी देखिए, ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो यदि आपका कोई भी कनेक्शन बनता है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू बन रहा है, चाहे वो आपका ब्लूटूथ के जरिए बन रहा है, या डायरेक्ट वायर से कनेक्शन बन रहा है, तब आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये दुरुपयोग हो सकता है उसका। इतनी सारी चीज़ें बताई सर आपने, मतलब एज अ कंज्यूमर भी मुझे लग रहा है कि कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दो मैं ये सारी चीज़ें रिसर्च करके बैठी हूँ और मैं खुद इस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ कि मुझे सतर्क करना है, मगर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर के कितनी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़ जो हम अक्सर करते हैं कि जब हम अपने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो हम हर चीज़ को अलाउ 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 कर देते हैं। क्या वो भी हमारे लिए डेंजरस है? जी, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं, उसमें आपकी लोकेशन के लिए परमिशन मांगेंगे, या उसमें वो बहुत सारी ऐसी परमिशंस मांगते हैं कि जिससे आप बच सकते हैं। वो आपको नहीं देनी चाहिए परमिशन, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतनी ही परमिशंस उसमें दें। क्योंकि ये हर एक ऐप जो भी आपके फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके बाद बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो आपको डिनाई करेंगे, वो सर्विस ही नहीं देंगे उसके बाद। हाँ, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसे किसी भी ऐप से बचा जाए। होता क्या है कि बच्चे को अगर आपने मोबाइल पकड़ा दिया, वो सबसे पहली कोशिश होती है उसकी, उसमें गेम डाउनलोड करेंगे, वो फ्री गेम्स जो है डाउनलोड करते हैं। और ये गेम्स जो हैं, ये अपने साथ में मैलवेयर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, और आपका पूरा फ़ोन भी हैक हो सकता है। बहुत सारी ऐसी एपीके फाइल्स हो सकती हैं जो उसमें पूरा फ़ोन आपका हैक किया जा सकता है। उसके बाद जो भी आप उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने फ़ोन पर, चाहे वो अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, चाहे आप कोई भी अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं और पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं, वो सब कॉपी होकर हैकर के पास चली जाती हैं। तो इनसे आपको बचना होगा। तो इसलिए कोई भी अनावश्यक ऐप या ऐप की परमिशन वो देने से पहले आपको सोचना होगा कि क्या ये दे जानी आवश्यक है, तभी आप उसको दीजिए। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए ये बहुत सारे जो ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स, ये काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं अभी तक। ये भी एक केस सुनने में आया था कि किसी ने जब हम अपनी ऐप डाउनलोड करते हैं और लोकेशन उस पे शेयर करते हैं, तो उस लोकेशन को ट्रैक करके किसी की किडनैपिंग भी एग्जीक्यूट करी गई थी जी, यूएस में। बिल्कुल, ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आपके कोई भी लोकेशंस उसको ट्रैक कर रहा है, आपने परमिशन दे दी, और अक्सर आपके जितने भी, चाहे वो ओला ऐप है, उबर है,
बाकी जितने भी गाड़ियों के तो ठीक है, इनको लोकेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसमें वाइल यूजिंग ऐप अगर वो परमिशन आप दें, लेकिन हमेशा के लिए कई बार आप परमिट कर देते हैं तो वो दुरुपयोग भी हो सकता है। और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें आपको आवश्यकता ही नहीं है कि अपनी लोकेशन क्यों जानना चाहते हैं वो आपकी, तो अगर उसमें नहीं है तो फिर परमिशन अगर वो मांग रहे हैं तो हो सकता है आपको ये सस्पिशन क्रिएट होना चाहिए कि जब इस ऐप में कोई लोकेशन से कोई मतलब नहीं है तो क्यों मांग रहे हैं, तो ये संभव हो सकता है कि उसका दुरुपयोग होगा। बिल्कुल। सर, मुझे बात करनी है एआई की मोस्ट डेंजरस टेक्निक या टूल की, जो कि बहुत वायरल हो रहा है या फिर जिससे बहुत डरने की ज़रूरत है, उसका नाम है डीप फेक। तो पहले तो मैं चाहूँगी आप सरल भाषा में एक बार एक्सप्लेन कर दो कि डीप फेक का मतलब क्या होता है और ये कितना डेंजरस है। डीप फेक में आप देखेंगे कि यदि आपको केस याद हो, फिल्म स्टार रश्मिका मंदाना, जी जी जी। उनका सबसे पहली बार वो डीप फेक तैयार हुआ था। एक मैंने इंसिडेंट अपना ये बताया कि मेरा वीडियो प्रयोग किया गया, वो भी डीप फेक का एक उदाहरण है। इसमें जो सामने होगा व्यक्ति, वो कोई फेमस कोई पर्सनालिटी होगी, वो सामने कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन जो एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है वो कोई और होगा। अब उसके ऊपर फेस जैसे स्वैप कर दिया, फेस उसका लगा दिया, हाँ, बाकी बॉडी या उसको किसी भी तरह से कॉपी करने के लिए दूसरे किसी व्यक्ति को यूज़ किया गया। तो इस तरह से कुछ वीडियोस या ऑडियो क्रिएट किए जाते हैं जो डीप फेक कहलाते हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं, और ये बहुत ही डेंजरस हो गया। आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें काफ़ी जो फेमस पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ऐसी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो कुछ ऊट पटांग बातें कर रहे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो फेस रिकॉग्निशन से उनका फेस को प्रयोग किया जा रहा है, उनके जो हाव भाव हैं या उनके बोलने का तरीका, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा डेंजरस तो हो गया कि जो वॉइस की कॉपी की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि एक घर में फ़ोन आया किसी की मदर को कि आपका बच्चा देखिए हमने अरेस्ट कर लिया है और वो रो रहा है, वो बोल रहा है, तो आवाज़ भी बिल्कुल वही होगी। बिल्कुल। आपके बच्चे की आवाज़ ही कॉपी कर ली गई है अलग सोर्सेज से। अगर आपका कोई वीडियो पड़ा हुआ है कहीं, तो उसमें से आपकी आवाज़ कॉपी कर ली गई और उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें वीडियो में बोला है वही, आपके जो शब्द जो आप प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, उसी से आप वो जनरेट कर लेंगे, एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें अलग तरह के डायलॉग होंगे जो कभी आपने बोला नहीं होगा। तो इस तरीके से जो तरह तरह के डिस्टॉर्ट करके जो वीडियोस बनाए जाते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उनके फेसेस का, उनके वीडियोस का, उनकी आवाज़ का, तो ये डीप फेक है और इसको फ्रॉड करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ये बहुत ही, इसको डिटेक्ट करना, इसको पकड़ना, ये भी एक चैलेंज बन गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं, ए फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बी फॉर किलिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। चलिए, हम पॉलिटिकल लीडर्स के बहुत सारे जोक फॉर्मेट में वीडियोस और इमेजेस देखते रहते हैं, मगर जब हम रश्मिका जी का केस लेते हैं तो वो केस जब बाहर आया तो काफ़ी लोगों को ये ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया था कि वो नहीं है। जब तक उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी और बोला गया कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा डीप फेक है, और तब भी लोगों को ये विश्वास करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाई गई थी वो वीडियो। तो कोई तरीका नहीं जिससे आम आदमी या कंज्यूमर ये डिटरमाइन कर सके कि ये डीप फेक है, क्योंकि अगर मी बीइंग अ पर्सनालिटी ऑफ अ पब्लिक फोरम, मैं यहाँ पर बैठकर इंटरनेट पर बात कर रही हूँ, अगर मेरी ही वीडियो को डिस्टॉर्ट करके, कोई और चेहरा ना लगाए बट मेरी ही वीडियो को डिस्टॉर्ट करके कोई ऊट पटांग सवाल बोल दे या कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दे, तो मेरे लिए तो काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी कि मैं बहुत स्क्रीनिंग करके और डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात रखूँगी। बट यही मेरी आवाज़ मेरा ही सेट का शो यूज़ कर अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा। देखिए, जो भी आज साइबर अवेयरनेस के क्षेत्र में एक्टिव हैं, जो भी वॉलंटियर, जैसे आप ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, या पुलिस के अधिकारी हैं, साइबर क्रिमिनल्स उनको भी निशाना बनाते हैं, और ये बिल्कुल संभव है
कि आप यहाँ साइबर अवेयरनेस के लिए इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं और इसी चीज़ को केवल दूसरी तरीके से एआई के जरिए कुछ और जनरेट करके और इसको कहीं भेज दिया जाए, तो ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इसमें पहचानने के लिए बहुत बारीकी से ही उसको देखा जा सकता है कि बिल्कुल अगर लगता है किसी की रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए, डैमेज करने के लिए किसी को किया गया, तो ये उसके जो फॉर्मेट है या उसकी जो बातचीत के अंश हैं उनसे अंदाज लगाया जा सकता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, या ये उस पर एकदम यकीन ना करें। तो सबसे अच्छी बात है कि यदि किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसकी रेपुटेशन आपके दिमाग में अच्छी बनी हुई है, आप देखते हैं कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं, तो आपको फ़ौरन शक होना चाहिए कि ये डीप फेक के द्वारा बनाया जा सकता है, उस पर यकीन ना कीजिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पड़े हुए हैं, जिनको देख के आप प्राइमा फेस ही प्रथम दृष्टया आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस पे यकीन कीजिए और जल्दी से किसी के बारे में कोई अपना ओपिनियन ना बनाए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बट आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे-जैसे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, वैसे-वैसे गवर्नमेंट को या फिर साइबर क्राइम सेल को कुछ प्रोबेबली सॉल्यूशन लाना चाहिए? इसके लिए सरकार बेहद चिंतित है और पहले पुलिस में आप देखते थे कि साइबर क्रिमिनल्स काफ़ी आगे रहते थे। साइबर क्रिमिनल्स के पास उस तरह की टेक्निक्स थी जो पुलिस में भी लोगों के पास नहीं थी। ना ही हमारे पास साइबर ट्रेंड ऐसे पुलिस पर्सनल थे। लेकिन अब काफ़ी एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, और साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स, उनकी भी मदद ली जा रही है। और इससे ये संभव हो गया है कि चाहे साइबर क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, वो पकड़ा अवश्य जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा केस आपने देखा होगा कि चलता फिरता लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि सेंटर बना रखा था, कॉल सेंटर, गाड़ी से बैठकर ही उसको ऑपरेट कर रहे थे। बहुत अच्छा। सारे मोबाइल, बहुत सारे फ़ोन उसमें प्रयोग किए जा रहे थे, और उसमें सरगना जो बैठा हुआ था वो ताइवान में बैठा हुआ था। अरे! लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने पूरे गैंग का उसमें पर्दाफाश किया, लोगों की गिरफ्तारी की, काफ़ी पैसा उसमें बरामद किया। और भी बहुत सारे केस हैं। है क्या कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, पुलिस फोर्स के पास जो पर्सनल हैं, इस तरह के जो ट्रेंड लोग हैं वो कम हैं, तो इसी का फ़ायदा कई बार साइबर क्रिमिनल उठाते हैं। दूसरा जो आपके शो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि हमारा जो आईटी एक्ट है इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। सबसे पहला, इसमें सजाओं का जो प्रावधान है वो बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान नहीं है, तो इसमें सजाएं बढ़ानी पड़ेंगी। स्टर्न एक्शन जो है इसमें एश्योर करना पड़ेगा, तब ही साइबर क्रिमिनल्स रुकेंगे। क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं तो वो गए जमानत पर छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। इसीलिए फिर उसके कहीं ना कहीं रेपरकशंस होते हैं। होते हैं और उसमें पकड़े जाते, वो फंस जाते हैं। जी। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम्स कम हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। सर, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। साइबर क्राइम के टॉपिक से हटने से पहले मुझे ये डिस्कस करना है कि मैंने ये पाया रिसर्च के दौरान कि रोमांस स्कैम्स नामक एक स्कैम चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि पार्लर खुले हुए हैं, लोग उसकी सर्विसेज लेते हैं और अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के कि रोमांस स्कैम्स है तो डेटिंग कर रहे हैं लोग। और क्योंकि जब आप आपको पता है कि क्या सामने वाला मेरे को डेट कर रहा है और आप उससे प्यार भरी बातें कर रहे हैं, और उसके दौरान जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म सोचा है लोगों ने, ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसके बाद उन्हें बोला कि रिचार्ज कर दो मेरे फ़ोन पे या इतने पैसे मेरे लिए ट्रांसफ़र कर दो, तो लोग प्यार में कुछ भी करने लग जाते हैं फिर, कि उन्हें पता है कि मैं ऐसे कॉल करूँगा नहीं करेगा, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया कि पहले हम ट्रस्ट डेवलप करेंगे, अपने क्लाइंट बनाएंगे, और इतने क्लाइंट हमने डेवलप कर लिए, उसके बाद हम इन्हें बोलेंगे कि पैसे मेरे लिए इतने ट्रांसफ़र कर लो, मेरे लिए ऐसा, वाया अलग अलग रूट। दूसरा, मैंने ये भी पाया कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बढ़ती जा रही है चीज़, वो है रेवेंज स्टॉकिंग, कि अगर किसी को किसी से बदला लेना है, सोशल मीडिया पे सबकी प्रोफाइल्स पब्लिक हैं, तो वो फ़ोटोज़ लेते हैं और उसका डीप फेक बना के स्टॉकिंग करते, ब्लैकमेल करते हैं, और लड़की डर जाती है कि ये तो मेरी फ़ोटो नहीं है, या फिर एक्चुअल में भी जो लोगों के बीच में पर्सनल फ़ोटोज़ शेयर होती हैं वो भी लीक हो जाती हैं। और
प्रोवाइडेड वो कहा जाता है कि वो डिलीट हो गई थी, तो क्या वो सच में डिलीट होती हैं या फिर एवरीथिंग स्टेज ऑन वेब? ये किस कई तरह के इस तरह के अपराध चल रहे हैं, जिसमें जो डेटिंग ऐप्स के जरिए या शादी डॉट कॉम जैसी वेबसाइट्स बनाकर इसमें सबसे पहले अपने टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि ट्रस्ट डेवलप हो गया, ये पूरा गैंग काम करता है। कोई आपने देखा कि गर्लफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए और उसमें फर्जी जो गर्लफ्रेंड जो है प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हैं, अच्छे होटल में अपनी ऐसे एक मर्जी के होटल में ले जाना चाहेंगी। उनकी कोशिश रहती है। अभी इस तरह का एक गैंग पकड़ा गया था, जो अच्छा। न्यूज़पेपर्स में भी आया, कि वो अपने जो जानने वाला कोई ऐसा होटल है उसी में इंसिस्ट करते थे कि वो काफ़ी सेफ़ है, और बॉयफ्रेंड इस बात के लिए मान भी जाता है। वो मान जाता है कि हाँ गर्ल हैं तो इसलिए जो है सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो जहाँ ये कह रही हैं कि वहाँ सेफ़ है वहाँ चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और डेटिंग के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। वो जाते ही वहाँ थोड़ा-सा अजीब व्यवहार जो लगता है लड़के को, कि लड़की कुछ ऐसे ऑर्डर्स करती है जैसे ड्रिंक्स के लिए किया, महँगे-महँगे आइटम्स के लिए एक साथ जो है वहाँ पर ऑर्डर कर दिया। और जब बिल की बारी आती है तो एक हेफ्टी अमाउंट का एक बिल थमा दिया जाता है, जिसमें कि ड्रिंक्स उसको पहली बार लगता है कि ये इतना बड़ा बिल कैसे हो सकता है। लेकिन ड्रिंक्स भी, और कोई ऐसे एक लड़की जो पहली बार इस तरह डेटिंग पे आई है और फिर इतने सारे कैसे पैक वो पी सकती है। तो बाद में पता चला कि वो सब फर्जी होटल के द्वारा जो ड्रिंक्स भी दिए जा रहे थे वो नकली दिए जा रहे थे, और उसमें महंगी महंगी शराब के बिल लगा दिए गए थे। और जब वो आनाकानी करते हैं तो फिर वहाँ पर एक सीन क्रिएट करते हैं, और उसमें कई बार लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इन्वॉल्व तक पाए गए हैं, कि लोग जैसे बीट का कोई व्यक्ति है वो उसमें इन्वॉल्व, और एक गैंग बनाकर इस तरह का लोगों को ठगी का कार्यक्रम करना। तो इसमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, और आपको लगता है जरा सी भी शक की गुंजाइश है कि वहाँ आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो कृपया इस बात से, सोशल स्टिग्मा के डर से कि इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आप चुप ना रहें। इसे इन्फॉर्म करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि और लोग भी इससे बचेंगे। दूसरा चल रहा है स्कैम कि आपके पास अचानक किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगी। अच्छा। उसमें कोई देखा कि शायद कोई सामने लड़की है, बात करते करते और पता चला कि अपने आप को अनड्रेस करने लगी। अब वो जो आपका उसमें जो वीडियो चल रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप इस तरह की वीडियो देख रहे थे। अब आपके अंदर एक गिल्ट की एक जो भावना उसमें पैदा हो गई, आप अपने आप को अपराध बोध एक जनरेट हो गया आपके अंदर, जी। और उसी का वो फिर दुरुपयोग करते हैं जो साइबर क्रिमिनल है। फिर आपके बाद ब्लैकमेल करने के लिए वो पुलिस अधिकारी बना आपको फ़ोन करेगा कि एक ये कंप्लेंट आई है आपकी, आप लड़की से इस तरह से असभ्यता से बात की है आपने, और फिर आप डर जाएंगे, आप किसी को बताएंगे भी नहीं, अपने घर में भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई शिकायतें हैं तो मेरा नंबर है 9454483422। उस पर कंफर्म जरूर कर लें कि ये इस प्रकार का, और आपका चाहे वो आप अपना नाम बताएं ना बताएं, अगर आप इस तरह की बातें बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके साथ साइबर क्राइम तो नहीं होने जा रहा, और आपको इस पे बिल्कुल निश्चिंत होकर आप सलाह ले सकते हैं, और आप बच सकते हैं ऐसे साइबर क्राइम से। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। पहले तो पब्लिकली इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, अपना नंबर शेयर किया, वो थैंक यू सो मच ऑन दैट। जो लोग भी गाइडेंस चाहते हैं इस फील्ड के टुवर्ड्स, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक क्रक्स बात हो ही गई है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बट उसके साथ साथ जो आपने पॉइंट बोला सोशल स्टिग्मा वाला, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम पहले अगर हम उस कंटेक्स्ट में बात करें कि जब लड़की के साथ कुछ घटता था तो शेयर नहीं करते थे, रिपोर्ट कम होते थे केसेस, बिकॉज आउट ऑफ सोशल स्टिग्मा। और अब एक नया क्राइम बढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि मुझे बेवकूफ़ समझा जाएगा। तो ये भी सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हर इंसान के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, सबके साथ अलग अलग टाइप का क्राइम हो रहा है। और क्योंकि अब क्रिमिनल्स और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके निकाल के आ रहे हैं। तो जैसे जैसे एक तरीका पुराना होता जाता है, वो कोई नया तरीका ले आते हैं। तो जब तक हमें नए तरीक़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है,
कोई भी केस है जो उसको आपको शेयर करना है तो उसके बारे में वोकल होइए, इंटरनेट पे जाके बोलिए, अपने दोस्त अपने फैमिली से मदद ज़रूर मांगिए। दैट्स व्हाट समथिंग आई वांट टू से। चलिए, आज आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी जो आर्ट है, जो मैं पहले देखता रहा और जिस चीज़ के लिए आप इतने पॉपुलर हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ मैजिक का कोई आप शो मुझे दिखाएं। बिल्कुल सर, लेट्स डू इट। All right, everybody, it's magic time. We have IPS प्रेम प्रकाश सर with us. सर, तो आप और मैं एक गेम खेलते हैं. What we'll do is कि मेरे पास एक डाइस है. मैं चाहती हूँ जो भी आप इस डाइस में से कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कीजिए. जो भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे वो आप कैमरा को दिखा दीजिए, मुझे मत दिखाइएगा, मैं पीछे मुड़ जाऊँगी. आप जो भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, सपोजिटली आप एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसे टॉप पर रखिए और अपना हाथ ढक लीजिएगा. और मैं कोशिश करती हूँ कि आई विल ट्राई एंड सी कि आपने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया है. आप डाइस ले लीजिए, मैं मुड़ जाती हूँ. आप आराम से शेक कर सकते हैं. वॉट एवर नंबर दैट यू सेलेक्ट यू कैन कीप इट ऑन द टॉप एंड मेकिंग श्योर इट इज़ विजिबल इन द कैमरा. और जब आप ऐसा कर लें तो आप मुझे बताइएगा. वंस यू आर डन, मैं मुड़ जाऊँ? जी, मुड़ जाइए. सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट मोस्टली व्हेन आई आस्क पीपल टू कीप द नंबर ऑन द टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, ज़्यादातर लोग नंबर 1 रखते हैं जैसे आपने रखा है. बिल्कुल सही. आप चाहें तो एक और बार ट्राई कर सकते हैं. एक और बार ट्राई कीजिए आप, मैं नहीं देखूंगी. अच्छा. कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और उसे रख दीजिए. जी. 1 2 3 4 5 6. मुझे लगता है कि जब आप अपना हाथ उठाएंगे तो ऑडियंस विल सी नंबर 6 ऑन द टॉप. बिल्कुल सही. ऐसा अब एक बार आखिर बार करते हैं. इस बार आप ऐसा कीजिए कि आप कैमरा को भी मत दिखाइए. हो सकता है कि मेरी टीम मुझे कुछ सिग्नल कर रही हो, राइट? अच्छा. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस बार आप कैमरा को भी मत दिखाइए और हो सकता है तो खुद भी मत देखिए. जस्ट रोल इट एंड किसी भी एक नंबर पे आकर आप रुक जाइए. आई विल ट्राई इट थ्रू माई इंट्यूशन, पता लगाने की कि कौन सा नंबर टॉप पर है. अच्छा. पहले मैंने 1 से 6 तक गिनती की थी. क्या आप मेरे लिए 1 से 6 तक गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5. रुक जाओ. आई थिंक जब आप हाथ उठाएंगे वी ऑल विल सी नंबर 3 ऑन द टॉप अगेन. नंबर 3. Amazing. Thank you, sir. सर, बहुत अच्छा जादू. Thank you so much. Number 3 for you. All right. ये तो सारी रही साइबर क्राइम की बातें, मगर इससे पहले, ये सब क्राइम्स आने से पहले तो आप मेन स्ट्रीम क्राइम के साथ डील करते थे. मोर अबाउट मर्डर्स एंड किडनैप केसेस. तो मुझे पता है आपके टेन्योर में, आपके पूरे करियर में आपने बहुत सारे केसेस के साथ डील किया है, बट आपके करियर का सबसे ग्रूसम मर्डर केस कौन सा रहा है? एक मर्डर के बारे में एक बताऊंगा मैं. ये यद्यपि मेरे ज़िले में नहीं हुआ था, लेकिन मैं एसएसपी मुरादाबाद के पद पर काम कर रहा था. और मेरे डीआईजी साहब वहीं पर स्टेशन थे, वो भी वहीं बैठते थे मुरादाबाद. तो ये जो पड़ोस का एक अमरोहा ज़िला है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा केस हुआ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आया. होता क्या है, मैं शुरू से बताता हूँ कि मैं रात में फ़ोन कॉल आती है मेरे पास जी. अपने डीआईजी साहब की. बद्री सर थे वहाँ पर डीआईजी रेंज. उन्होंने कहा, प्रेम प्रकाश, आपको मेरे साथ चलना होगा जल्दी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है. सर, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कई मर्डर हो गए हैं, वहाँ चलना है. कई मर्डर. तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो पता चलता रहा, वहाँ से थाने से उनको सूचना मिल रही थी. वहाँ के एसपी एक लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने लगातार इन्फॉर्म कर रही थी डीआईजी साहब को कि वहाँ 5 व्यक्ति एक ही परिवार के मार दिए गए थे. अब ये बहुत बड़ी घटना थी.
उसके बाद जब हम गए तो पूरा रोड पर जो घटना स्थल था वहाँ इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं थी वहाँ बिल्कुल खड़े होने के लिए, और घर पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। साथ ही वहाँ पर कुछ नेतागिरी भी शुरू हो गई थी। लोगों ने बाकायदा वहाँ एक स्टेज बना ली थी और जिस पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दिया था। तो ये सीन ऑफ क्राइम था जिस समय मैं वहाँ पहुँचा। डीआई साहब के साथ गए तो वहाँ बहुत पुलिस मुर्दाबाद और इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। तो वहाँ पहले समझने की कोशिश की कि कैसा हुआ। घटना स्थल निरीक्षण करने के लिए भी बड़ी परेशानी हुई। तो घटना पर जब हम अंदर गए तो अलग अलग कमरों में कई लाशें खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी थी, और उनको देखकर लग रहा था कि बहुत ही मतलब पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया था। अब उनको देखने के बाद एक तो ये क्लियर हो गया था, क्योंकि जो हम पुलिसिया दृष्टि से देखते हैं कि उसमें कोई फ्रेंडली एंट्री वहाँ पर हुई है। जो कातिल है वो कोई परिवार का जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये बातें आप वहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ जो मुद्दे चल रहे थे, वहाँ जो लोग वहाँ पर जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो यही कह रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस गश्त नहीं करती, पुलिस यहाँ वसूली करती है, और ये जो पुलिस की लापरवाही है उसका परिणाम है। अब वहाँ बड़ी मुश्किल से सबसे पहला तो ये था कि वहाँ साक्ष्य का संकलन करना, एविडेंस कलेक्ट करने। वहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट भी पहुँची हुई थी, वहाँ डॉग स्क्वाड भी पहुँच गया था। तो सबसे पहले लोगों से अनुरोध किया गया कि वहाँ डॉग स्क्वाड को वहाँ जगह दी जाए, और वहाँ डॉग स्क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड दी वहाँ पर। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्या क्या रोल होना चाहिए किस व्यक्ति का ऐसे सीन ऑफ क्राइम पर, जब कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको कॉर्डन करे जो घटना स्थल है। लेकिन उससे पहले ही कि वहाँ पुलिस पहुँचती है, काफ़ी सारे लोग घटनास्थल पर पहुँचने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ मीडिया, आसपास के लोग और भी ऐसे लोग जो वहाँ कोई ना कोई उसमें कुछ इशू बनाना चाहते हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी सैंक्टिटी है, जो घटना स्थल की जो एविडेंस वगैरह, उसमें टेम्पर हो जाते हैं। फिर वहाँ जो लीड मिलनी चाहिए डॉग स्क्वाड को, उस तरह की स्मेल वहाँ पर जो है फैल जाती है, तो फिर वो डॉग स्क्वाड भी अच्छा काम नहीं करता। तो ये समस्याएं वहाँ पर आ रही थी। उसके बाद फिर चैलेंज होता है कि डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, क्योंकि पोस्टमार्टम से बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि क्या कारण रहा होगा, कॉज ऑफ डेथ क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है। तो ये वहाँ लेकिन लाश उठाने देने के लिए वहाँ पर लोग तैयार नहीं थे। अरे वो फिजिकली रोक रहे थे, और ये वहाँ अनुरोध कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आएंगे तभी जो है ये लाश उठेगी। कमाल है। तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन ये संभव नहीं था। यद्यपि उसमें बाद में वो इतनी बड़ी घटना थी कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर आना हुआ, लेकिन उससे पहले ही हमने वहाँ अपने फोर्स को इस्तेमाल किया और लोगों से भी बातचीत की। अपने जो वहाँ हमारे ऐसे लोग थे जो कांटेक्ट में रहते थे पुलिस के, तो उन्होंने मदद की और फिर डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया, भेजा गया। काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा, क्योंकि मेरे ज़िले का मामला नहीं था, लेकिन फिर भी डीआई साहब ने कहा कि भाई आपको अपनी टीम लगानी होगी इसमें, ये बड़ा केस है और आप भी इनका सहयोग कीजिए। वहाँ मेरे साथ एक कांस्टेबल था जो बहुत ही होशियार तरह का था जी। उनका नाम था कांस्टेबल मनोज राणा जी। तो हमने कोशिश की कि ये देखा जाए कि इसमें कौन कौन परिवारजन है जो बचे हैं। तो उसमें एक लड़की थी उनकी उसी परिवार की, वो बच गई थी। हमला हुआ था और वो बच गई थी या फिर वो अलग थी, वो अलग सोई हुई थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने जैसा कि बताया उस समय, लेकिन बाद में जब इसकी गुत्थी सुलझनी हुई, उस लड़की को ही हमने महिला कांस्टेबल्स की प्रेजेंस में इंटरोगेट करना शुरू किया। वहीं पर उनके घर में पूछताछ शुरू की, तो काफ़ी सारी चीज़ों, क्योंकि पुलिस के पास जब वो तरह तरह से घुमा फिरा कर सवाल करती है तो कातिल कहीं ना कहीं वो अपने वीक पॉइंट छोड़ता चला जाता है। फिर हमने वहाँ पर जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसमें कुछ हमें ऐसे रैपर्स मिले जिसमें टैबलेट्स वगैरह कुछ प्रयोग की गई थी।
एक सिम वहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि मिली कि हमें सिम जिस डॉग स्क्वाड ने जिधर लीड दी थी उस दिशा में ही हमें एक तो आला कत्ल जिससे कि मर्डर किया गया था वो मिला, और दूसरा वहाँ एक सिम कार्ड मिला हमें। वो सिम कार्ड उस परिवार का कहीं भी उनसे संबंधित बता रहे थे कि किसी से संबंधित नहीं है, लेकिन जब उसको एनालिसिस किया गया तो एक नया ही नंबर उसके अंदर चल रहा था जो बाकी परिवार से बात करने में प्रयोग नहीं होता था, लेकिन एक सलीम नाम का व्यक्ति था जो उससे बातचीत करता था उस लड़की से। उसके बाद बातचीत करने में मनोज राणा कांस्टेबल उस लड़की के साथ हमदर्दी जताई, उसके भाई के रूप में उसने अपने आप को कहा कि मैं आपका भाई हूँ और मैं पूरी मदद करूँगा। उनको कॉन्फ्रेंस में लिया और घटना का बिल्कुल अनावरण होना शुरू हो गया। उसने बताया कि वो मजबूरी में थी और उस समय ये अविवाहिता थी, अनमैरिड लड़की थी, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें उसको प्रेग्नेंट पाया गया। अब कहानी बदलनी शुरू हो गई। जो पहले शक जा रहा था कि शायद कोई डकैती का केस हुआ है, मर्डर करके बदमाश गए हैं, ऐसा नहीं होगा, ये लगा कि ये आसपास ही कहीं है। और फिर उसको तलाशा गया व्यक्ति को, तो वहाँ से फरार मिला था, उसको पकड़ कर लाया गया और फिर इंटरोगेशन हुआ तो ये सारे ही पूरा घटनाक्रम का अनावरण हो गया कि घर वाले विरोध करते थे इस संबंध का और ये बात आगे बढ़ चुकी थी। शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि घर वाले तैयार नहीं थे। अब सलीम ने केवल एक रास्ता सुझाया कि पूरे परिवार को समाप्त किया जाएगा और ये सीन क्रिएट किया जाएगा। इस तरह सीन क्रिएट कर उसमें हत्या कर दी गई और फिर इसमें बचने के लिए उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कातिल बच नहीं सकता और बहुत सारे एविडेंस छोड़ जाता। पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और इसमें जिस कांस्टेबल का मैंने बताया इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और इसके बाद ये सेशन ट्रायल में ये कोर्ट में केस चला। दोनों ही, उस लड़की को भी और जो एक्यूज था उसका प्रेमी, दोनों को ही फांसी की सज़ा हुई। कमाल। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी और सुप्रीम कोर्ट तक भी संभवतः ये मामला गया था। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं एडीजी जोन के पद पर था प्रयागराज में, तो वहाँ जेल निरीक्षण के लिए हम अक्सर जाते थे कि जेल से कोई आपराधिक गतिविधियाँ तो संचालित नहीं हो रही। तो मैंने वहाँ सुप्रिंटेंडेंट जो जेल थे उनसे पूछा कि कौन कौन शातिर अपराधी हैं यहाँ पर इस समय। तो उन्होंने बताया कि एक फांसी जो मिली है, एक अभियुक्त यहाँ पर वो है अभी, उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है जेल में। तो जब ये मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन कनेक्ट कर लिया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस रहा था अपने जीवन का। तो मैंने उससे वहाँ पर बातचीत भी की, पूछा, बाद में देखा कि मैं ये देखना चाहता था कि अपराधी जो है बाद में उसको कैसा लगता है। तो लगता है कि वो पश्चाताप में काफ़ी था। इस समय तक जो बच्चा उस समय उस लड़की को होना था, बाद में एक बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ और वो अपने माँ बाप, क्योंकि माँ बाप दोनों जेल में फांसी की सज़ा पाए हुए हैं, अभी फांसी रुकी हुई है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो संभवतः ये पहला ही केस होगा कि किसी महिला को भारत में फांसी दी गई हो। मतलब ये बात तो तय है कि पुलिस के सामने कोई भी कुछ बन नहीं सकता, आउटस्मार्ट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप खुद जब इतने सारे क्रिमिनल्स के साथ डील करते हो, इतनी सारी साइकोलॉजी के साथ डील करते हो, कोई भी आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। मगर आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या रहता है जब आप ऐसे टाइप के केसेस के साथ डील करते हो, जब आप क्रिमिनल के सामने आमने बैठे हो और वो आपको आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको कुछ और जता रहा है और वो है सच्चाई कुछ और है और आपको बात निकलवानी है। जब आपका इंटेरोगेशन प्रोसेस होता है तो क्या सच में मार कुटाई होती है या फिर क्या टेक्निक्स होती हैं? कैसे आप क्रिमिनल के सामने बैठते हो और किस साइकोलॉजी के साथ डील करते हो? इन्वेस्टिगेशन में जो बातचीत का जरिया आजकल इस्तेमाल की जाती है, इंटरव्यूइंग टेक्निक, जैसे आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इस प्रकार से इंटरव्यू की टेक्निक बड़ी कामयाब टेक्निक है। दूसरा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो एक बहुत बड़ी हेल्प के रूप में उभरा है, क्योंकि साइंस जितनी डेवलप होती जा रही है उतना ही हमारे लिए केस को सॉल्व करना आसान हो गया है। जैसे आज की डेट में जो जितने भी मैं देखता था केसेस मेरे बाद के करियर में, जो अभी एज एडीजी या आईजी के रूप में मैंने बाद के ईयर्स में जो मैंने किया,
उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। हम्म, सबसे पहले जब हम करते थे तो फिजिकल एविडेंसेस जो मिल रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस मिल रहे हैं, या इंटरव्यू टेक्निक, बातचीत करना, इंटरोगेट करना, एक्यूज को लाना, सस्पेक्ट्स को लाना, उनसे पूछताछ करनी है। और उसमें आप देखेंगे उसमें वास्तव में जो ऑनेस्टली तो बात यही है कि थर्ड डिग्री भी प्रयोग होता था। और इसमें काफ़ी लोग, कई बार कस्टोडियल डेथ तक जो है इसमें मामले आते थे, और बहुत लोगों को सजाएं भी हुई हैं, पुलिस वालों को भी। लेकिन उसके बाद में फिर सर्विलांस का जो युग चला, जो मोबाइल की लोकेशंस लेना, उसके बाद मोबाइल का प्रयोग होना, अपराधी भी प्रयोग करता था लेकिन पुलिस उससे भी एक कदम फिर आगे रहती थी, और उसके कॉल डिटेल से ही हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते थे कि क्रिमिनल कहाँ पर है, क्रिमिनल कौन हो सकता है, कैसे उसने क्राइम किया होगा, उसके एसोसिएट्स कौन कौन हो सकते हैं, जो क्राइम में नेटवर्क प्रयोग किया गया वो क्या यूज़ किया गया है, तो ये आ जाता था। उसके बाद और समय आगे बढ़ता है तो मैंने देखा टाइम आ गया सीसीटीवी कैमरा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा। जैसे मैं प्रयागराज में था, पूरे शहर में वहाँ हमने सीसीटीवी इस प्रकार से लगे हुए थे स्मार्ट सिटी योजना के तहत, कि उसमें कहीं भी कोई क्राइम होता था तो हम बड़ी तेज़ी से उसको वर्कआउट करते थे। और क्रिमिनल बहुत शातिर हो सकता था लेकिन वो बचता नहीं था, कैमरे की आंख से नहीं बच पाता था। और यदि किसी ने अपराध किया तो कई बार एक चौराहे पर किया तो हम कहीं ना कहीं उसे चौराहे पर घेर लेते थे, केवल इस वजह से क्योंकि हमारे पास बिल्कुल लाइव सिस्टम ये चलता रहता था कि अब क्रिमिनल किधर जा रहा है, अब क्या मूवमेंट है, कौन उसके साथ है, कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर की। तो उसमें हम तुरंत ही पार्टी लगाकर कहीं ना कहीं उसको नैप कर लेते थे। तो अब ये ज़्यादातर केसेस जो हो रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वो गिरफ्त में आ जाते हैं। वो बहुत जब तक हम, क्योंकि वो ज़्यादातर बताते नहीं थे कि उसको तो नहीं पता कि वो कहीं कैप्चर हो गया, कहाँ के कैमरे में कैप्चर हुआ है। लेकिन जब हम उससे पूछताछ करते थे तो हमें पता चल जाता था कि क्रिमिनल सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्योंकि हम उससे पूरा पूछते थे कि घटनाक्रम, और घटनाक्रम ऐसा नहीं कि उसका इन्वॉल्वमेंट बता कर कि आपने मर्डर किया, हम उससे पूछते थे कि जैसे मर्डर हुआ है तो उससे 2 दिन पहले से कहानी शुरू की कि आप 2 दिन पहले कहाँ थे, आप कहाँ से, उसके बाद कहाँ गए, क्या खाया पिया, कौन कौन मिले, कहाँ गए थे। तो उससे पता चल जाता था हमें कि ये सही बोल रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस होते थे फिर उसके कि अगर वो वहाँ पर गया है, घटना कैसे गया है, कौन कौन साथ में है, कौन सी गाड़ी लेकर गया है। अगर वो झूठ बोलेगा तो कंट्राडिक्शंस आते थे। तो इस तरीके से जो कंट्राडिक्शंस आते हैं उनके ऊपर हम सवाल करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम उसकी तह तक पहुँच जाते थे। सर, जैसे कि कन्फेशन, ये बोला जाता है कि जितने भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिए जाते हैं वो एज एन एविडेंस नहीं आप रख सकते हो कोर्ट में, क्या ये सच है? ये तो सही बात है कि कन्फेशन, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो प्रयोग नहीं किया जा सकता उस एक्यूज के खिलाफ, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अदालत जो है पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करती, डिस्ट्रस्ट। और क्या ये ये कह सकता है अपराधी के मेरे पे दबाव में जाकर कन्फेशन जी, दिया गया है? वो यही कहेंगे कि पुलिस कस्टडी में इस तरह का कन्फेशन ये रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कन्फेशन वैसे एडमिसिबल नहीं है। लेकिन कन्फेशन से एक बहुत बड़ी लीड मिलती है इन्वेस्टिगेशन में। वो क्या मिलती है कि अगर उसने कहा कि मैंने अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी है, और उसके बाद जो आला कत्ल है, जो चाकू है, वो मैंने एक झाड़ी में छुपा दिया है जो मुझे ही पता है, और मैं उसे बरामद करा सकता हूँ। तो ऐसे मामले में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो ये कि मैंने हत्या की है, ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। लेकिन मैं चाकू बरामद करा सकता हूँ, और उसके बाद पुलिस को उसने चाकू वो बरामद करा दिया, तो ये सेक्शन 27 में रिकवरी, जो हमारा एविडेंस एक्ट है, जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में है, उसमें एडमिसिबल है, और उसके आधार पर भी सजा हो सकती है। छोटी छोटी डिटेल्स कितनी मायने रखती हैं। आपने कभी पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल किया? जी, पॉलीग्राफ का बहुत बार इस्तेमाल किया है। वो भी एज एन एविडेंस प्रूफ होता है या फिर वो एज एन टूल यूज? वो भी टूल, वो भी आपको इन्वेस्टिगेशन को एक लीड मिलेगी। ये हो गया, या नार्को टेस्ट हुए, इनसे आपको एक लीड मिलेगी इन्वेस्टिगेशन में। ऑल्दो डायरेक्टली ये एडमिसिबल नहीं है, इनका जो फाइंडिंग्स हैं उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो रहा होता है, मीडिया की उस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या उस केस को अफेक्ट करती है, और अगर करती है तो कितने मायने पे करती है? क्योंकि हमारे इंडियन क्राइम हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं, चाहे निठारी केस हो, चाहे आरुषि मर्डर केस हो, या फिर अभी कोलकाता मर्डर केस हो।
जब जब इसमें मीडिया इन्वॉल्व होती है, और क्या इसकी एविडेंस टैम्परिंग होती है या फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं? कितना मीडिया इफ़ेक्ट करती है इन केसेस पर? मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी में, लेकिन उसका सम्मान सभी करते हैं, लेकिन कई बार इसमें अति उत्साह के कारण काफ़ी सारे जो मीडिया पर्सनल हैं वो पुलिस का काम बहुत मुश्किल कर देते हैं। अगर कहीं टेप लगा दी कि ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है जहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई बार मीडिया कर्मियों की कोशिश होती है कि वो पूरा जो क्राइम सीन है उसको तहस नहस कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जो वहाँ पर पीस ऑफ एविडेंसेस हैं उनको खुद पिक कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब तक कि वहाँ जो फॉरेंसिक साइंस की जो यूनिट्स हैं वो अपना काम नहीं करती, जो एफएसएल की यूनिट काम नहीं करती, तब तक उनको नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी छेड़ते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि जो सीसीटीवी जिसकी फुटेज पुलिस को लेनी चाहिए वो कहीं अपने सोर्सेज के जरिए जान पहचान से कहीं से प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको वायरल कर देते हैं। तो ऐसी जो मीडिया की खबरें होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन पर कई बार एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मीडिया का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये एक जनमानस में क्या धारणा बनती है उस क्राइम के प्रति, इसको ढालने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जैसे किसी क्राइम को शेप करना चाहे उस तरीके से लोगों के मन में ये बात पैदा कर सकती है, जबकि कहानी हो सकता है कुछ और निकल आए। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एक बड़ा टीडियस प्रोसेस होता है, इसमें सहयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि सही विवेचना होगी तभी सही न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट जी। तो इसी केस में जितने भी आपने ये बड़े बड़े केसेस बताए हैं, इनमें देखिएगा ये पेचीदा इसलिए ज़्यादा हो गए कि इसमें या तो मीडिया या बीच में किसी और व्यक्ति के द्वारा एविडेंस को टेम्पर कर दिया गया, और उसके बाद ये विवेचना इतनी मुश्किल हो गई कि वो सीबीआई भी कई मामलों को पूरी तरह से जो सबको एक्सेप्ट हो इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाई। सर, अभी बहुत ठंडा पड़ गया है वापस से कोलकाता मर्डर केस, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उसका कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पाया? अब ये कई मामले जिसमें जहाँ राजनीति आ जाती है या एजिटेशंस इस प्रकार के शुरू हो जाते हैं कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन के बजाय वहाँ कुछ और ही आपस में टकराव शुरू हो जाते हैं, गेम प्ले के शुरू हो जाते हैं, तो सच्चाई तक पहुँचना फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो हाईलाइटेड केस होते हैं, मीडिया ने जिसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन उड़ा दिया हो, फिर उसके बाद में उसमें आईओ, उसमें अधिकारी, उसके इवन जुडिशरी में जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो भी उसमें हाथ रखने से डरते हैं, और कोई भी निर्णय देने से पहले उसमें मीडिया की जो न्यूज़ है उनका भी बहुत असर आने लगता है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके जितने भी एक्सटेनियस जो कंसिडरेशंस हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उनका कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए उसमें। मुझे इतना समझ आता है कि इंडियन पुलिस बहुत ही जज्बे वाली है और बहुत ही इम्यून है, क्योंकि हमारे इंडिया इतनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म के लोग हैं, और हर किसी के रंग में रंगना जानती है। अपनी इंडियन पुलिस हर रंग में ढल जाती है, हर तरीके से, हर जज्बे के साथ बहुत ही अडेप्टिव है, बहुत ही इक्विप है, और आपने जैसे अब बोला और इक्विप्ड हो रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे जनरेशन आती जाएगी वो वैसे वैसे और अपग्रेड करती जाएगी अपने आप को। अपग्रेड और नॉलेज एक तरफ, मगर जो वो जज्बा है, वो जो एक्सपीरियंस है इंडियन माइंडसेट के साथ या फिर इंडियन ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ डील करने का, वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पुलिस को होता है, वो आई थिंक किसी और फील्ड को नहीं होता। आर्मी सिविलियंस के थोड़े से दूर रहती है, बाकी और जो फोर्सेस हैं वो दूर रहती है, पुलिस जो है वो जनता के साथ जुड़ी रहती है, और सबसे ज़्यादा एक्यूजेशंस भी पुलिस के ऊपर भी लगते हैं और सबसे ज़्यादा मदद भी पुलिस ही करती है। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच सर। आज का एपिसोड बहुत ही अलार्मिंग रहा, बहुत ही दिलचस्प रहा, बट जाते जाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपका मोदी जी के साथ, पीएम मोदी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्रधानमंत्री जी के साथ कई बार हमें उनको रिसीव करने का, उनको सी ऑफ करने का मौका मिला एज एडीजी जोन। कानपुर में भी, प्रयागराज में बहुत सारी विजिट्स होती थी, फिर वाराणसी में भी मैं रहा।
तो पर्सनली उनसे मिलकर लगता है कि हाँ कोई एनर्जी है, कोई अदृश्य एनर्जी उनके अंदर है। जब मैंने पहली बार उनके साथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, जी। तो मुझे लगा एक ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो तो दूरदर्शी नेता हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे काम कर रहे हैं कि जहाँ देश का जो विज़न है वो एक नई ऊंचाई पर हम जा रहे हैं। और कोई इसमें संदेह नहीं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश होने जा रहा है वर्ल्ड में। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस का मैं लोगों को ये बता दूं, भ्रांतियाँ बहुत रहती हैं। जैसे कि आपने कहा कि पुलिस का डर भी रहता है, लेकिन जब संकट का समय होता तो पुलिस उन्हें भगवान के रूप में नज़र आती है। बिल्कुल। जब आपके साथ कोई लूटपाट हो या क्राइम हो जाए और आपको लगे कि आपको किसकी आवश्यकता, तो सबसे पहले पुलिस याद आती है। पुलिस का एक और रोल है। पुलिस, आपने देखा होगा कि पुलिस एक महिला के रोल में जानी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, हाँ, पुलिस खाती है, लेकिन पुलिस के बारे में ये कभी नहीं कहा जाता कि पुलिस जा रहा है, पुलिस आ रहा है। तो पुलिस एक फ़ीमेल है और फीमेल में भी मैं कहूँगा कि ये माँ का रोल है, वाह! जो एक माँ का रोल अदा करती है। पुलिस का काम है कि अपने बच्चों को, जो कि प्रजा है, जनता है, इसमें वो संस्कारवान बने, जो कहीं भटके ना, किसी क्राइम में ना जाएं। अगर कोई क्राइम भी करता है तो उसके साथ भी हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे एक बच्चे के साथ किया जाता है, कि उसको सुधारने का काम। क्योंकि जितने भी काम है, पहले करेक्शनल सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही इसमें भूमिका निभाती हैं, जिसमें जेल भी आता है, जिसमें हमारी न्यायिक व्यवस्था भी है। तो करेक्शनल जो सर्विसेज हैं वो बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करती हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए कि घर से ही बच्चों को संस्कार ऐसे मिलें कि वो अपराध की तरफ ना जाए। अगर वो अपराध करता है, छोटे छोटे डिविएंट बिहेवियर जब शुरू होता है, तो ये टोकना चाहिए। ये माँओं का रोल है, घर वालों का, उसके आसपास का। लेकिन उसके बाद पुलिस को बहुत से लोग दोषी देते हैं कि अपराध बढ़ गया, पुलिस दोषी है। तो मैं कई बार ये अपनी जब पब्लिक मीटिंग्स होती थी तो उनमें यही पूछता था कि कोई अपराधी किस उम्र में अपराध शुरू करता है। तो अमूमन वो एक 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, इस तरह की एक आयु जब प्राप्त कर लेता है, तब वो अपराध की दुनिया में उतरता है। तो 18 साल तक कहाँ रहा वो व्यक्ति? 18 साल तक या तो अपने घर में रहा, या वो किसी स्कूल में रहा, या कॉलेज में रहा। तो जो संस्कार दिए हैं वो कैसे दिए गए, ये बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज हाईली इंसाइटफुल। आई रियली होप कि ये पॉडकास्ट देखकर लोगों को ये रियलाइज़ हो कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे हमारी ज़िंदगी के फिज़िकल क्राइम्स हो, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू फिज़िकल क्राइम्स, हमारे एनवायरनमेंट से ही आ रहे होते हैं वो, तो वहाँ पर भी थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। Thank जय you. हिंद। ऑल राइट दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन एंड तक सुनी है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप प्रेम प्रकाश जी से हेल्प मांगना चाहते हैं तो मैं उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन में वैल्यू मिली हो, तो और अगर मिली है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे आपके कमेंट्स का तहे दिल से बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेजेबल, मोटिवेशनल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट एट द सेम टाइम, बिकॉज डोंट फॉरगेट यू आर वॉचिंग इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल, एंड आई विल सी यू अगेन on every Thursday 7 p.m.